बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आली जनाब वाजिद अली खान साहब। यकीनन आपकी मुदल्लल गुफ्तगू ने हमारे अपने इस प्रोग्राम को मजीद बावकार बना दिया। आइए मैं अगले मुकर्रिर की हैसियत से थोड़ा सा कशमकश में मुब्तला हूँ कि हमारे दोनों मुकर्रिर इंतहाई ख़ास मुकर्रिर हैं। जनाब अजय नवल राय शाह साहब जो कागानी लाइब्रेरी के सदर हैं, आप भी किताब से काफ़ी उनसियत रखने वाली शख्सियत हैं और उसी के साथ साथ हमारे मोहतरम जमील करांती साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। यही दो मुकर्रिर मेरी लिस्ट में मौजूद हैं। मैं अजय नवल राय शाह साहब से इल्तिमास करता हूँ, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि पहले जमील करांती साहब यहाँ पर अपनी बातें पेश करें, लेकिन आपको तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए बोल रहा था कि आप दोनों नहीं, मैं तो दोनों को सुनूंगा। मैं अजय नवल राय शाह साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक की तशरीफ लाएं। आज के मजलिस के सदर मौलाना उमरैन साहब और जिनके हाथों से किताब का इजरा हुआ है वो जमील क्रांति साहब, और जिन्होंने ये किताब लिखी है वो शफीक अहमद फलाई साहब और मौलाना आज़मी साहब, इंजीनियर वाजिद अली खान साहब, सैयद साबिर अली साहब और आतिक शाबान साहब, और यहाँ पर हाजिर सभी मेहमान खुशी। मैं असल में सुनने के लिए आया था, लेकिन अभी इन्होंने बोला है तो थोड़ी बात रखता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। किताब के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, इसीलिए मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। ये किताब मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, और अभी मेरे पहले जिन्होंने किताबों के बारे में जो कुछ कहा है वो सब मैंने महसूस किया और वो सब सच है। वाकई में ये किताब एक मिनी एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। ये किताब ने जो दो अच्छे काम किए हैं जो मेरे समझ में आए, वो सिर्फ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आजकल हम लोग इस बात के लिए चिंतित होते हैं, इस बात के लिए फिक्र करते हैं कि हमारी ज़बानें आगे कैसी टिकेगी, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो मराठी हो। आने वाली पीढ़ियाँ हमारी ज़बान बोल सकेगी या नहीं, इसके बारे में हम फिक्र करते हैं। अगर कोई भी ज़बान को जिंदा रखना है तो वो ज़बान के अंदर जो है वो अलग अलग तरह का नॉलेज, अलग अलग तरह का ज्ञान वो पैदा होना ज़रूरी। फिर वो फिलॉसफी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, ये हर तरह का नॉलेज जो ज़बान में पब्लिश होता है, जो ज़बान में वो नॉलेज पेश किया जाता है, वो ज़बान मजबूत रहती है और वो ज़बान आगे टिकती है। सिर्फ शायरी और अदब से कोई ज़बान टिक नहीं पाती। इसलिए ये ज़रूरी है कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग सब्जेक्ट लेके किताबें निकले और वो लोगों तक पहुँचे। और ये किताब ने ऐसा काम किया है कि उर्दू के अंदर ये किताब ने एक ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात देने का काम किया है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी हमें मालूमात नहीं है। ये एक अच्छा काम किया है। दूसरी उससे बड़ी बात ये होती है कि आम तौर से हम बोलते हैं हमारा इतना बड़ा मुल्क है और हम भारतवासी है, यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक वगैरह वगैरह, लेकिन मेन लैंड में रहने वाले जो लोग हैं, मतलब हिंदुस्तान के सेंट्रल हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत ही कम जानकारी जो है वो फेरी फेरी पर रहने वाले लोगों की होती है। और इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
और वहाँ से लेके कश्मीर और ये अंडमान निकोबार, ये लोगों का एक दुख है, ये लोगों की एक शिकायत है। ये लोग कहते हैं कि मेन लैंड के लोग जो है वो हमें परदेसी समझते हैं, हमें फॉरेनर समझते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मेन लैंड के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी हासिल करें कि हमारे दूसरे भाई बहन जो है वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रस्मों रिवाज कैसे हैं और उनकी तहजीब कैसी है, ये सब बातें जाननी चाहिए। तभी ये होता है कि हम एक है और हम एक जैसे हैं। लेकिन ये मालूमात न होने की वजह से जो है आज भी वो लोगों को ये शिकायत रहती है कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग हमें जानते नहीं। और हम अक्सर देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो अक्सर फॉरेनर की तरह ही उनके साथ बर्ताव किया जाता है, जो गलत है। तो ये किताब ने ये भी एक अच्छा काम किया है कि मेन लैंड के लोगों को जो है वो ऐसे लोगों का तारुफ करा दिया है, ऐसे लोगों का परिचय करा दिया है, ऐसे लोगों की जानकारी दी है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये किताब के लिए मैं फुलाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे भी उनसे ऐसे ही अच्छे काम हों। धन्यवाद। यकीनन सदर साहब का खुतबा सदारत तो हम सुनेंगे, लेकिन उससे कबल मैं मोहतरम जमील अहमद करामती साहब को ज़हमत सुखन दूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। मोहतरम जमील करामती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम मौलाना उमरैन साहब, साहिब एजाज अंडमान निकोबार के मौलिक शफीक अहमद फुलाई साहब, मेरे अजीज दोस्त अजय साहब, स्टेज पर बैठे हुए और सामने मौजूद नशर, मैं शफीक अहमद फुलाई साहब को उनके हिंदी एडिशन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, मालेगांव शहर अदीबों, शायरों और कलमकारों का शहर है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुछ न कुछ तख्लीक़ात होते रहती हैं, लेकिन हालिया दिनों में शफीक अहमद फुलाई साहब हुए और आज से 10-12 साल पहले मरहूम रमजान पेंटर साहब की किताब अवाइल मालेगांव, इसका जितना चर्चा या जितनी पजीराई मैंने देखी हालिया दिनों में किसी दूसरी किताब की पजीराई मैंने नहीं देखी। और सच बात तो यह है कि अवाइल मालेगांव के बारे में रमजान पेंटर के वारिस मसूद पेंटर साहब से जब मैंने जिक्र किया कि कोई नुस्खा है क्या, क्योंकि मेरी किताब जो थी ना, मेरा पोता ले गया और वो बोलता है दादा ये मेरी है, मैं तुमसे थोड़ी लिया हूँ। अदब में चोरी जाए जब मैंने पढ़ा था घर में ही ये काम हुआ। मेरे पास कोई नुस्खा है नहीं। मसूद पेंटर ने कहा कि मेरे पास भी कोई नुस्खा नहीं है। अभी पिछले दिनों हम लोग औरंगाबाद के सफ़र में थे, मैंने उनसे कहा कि यार उसका दूसरा एडिशन निकालने की कोशिश करना चाहिए। बोले हाँ बात सच है, रोज़ कोई ना कोई मुझसे पूछता है और हम लोगों ने ज़हनी तौर से इसकी तैयारी कर ली कि हम उसका दूसरा एडिशन छापेंगे।
शफीक अहमद पलाई ने किसी के बोलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि इनकी 600 किताबें हाथों हाथ उनके घर से रवाना हो गई। उन्होंने एडिशन तो छापा, लेकिन कमाल ये किया कि उसको हिंदी वर्जन में शाये कर दिया। एक बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मैंने उर्दू हिंदू दोनों को देखा है, मौजना किया है। वो कहते हैं ना कि जब किसी शख्स को ये एहसास होने लगता है कि कोई उसको देख रहा है तो वो बनने संवरने लगता है। वो बात है ना कि प्यार करता कोई मुझसे तो संवरता मैं भी, इतना रुस्वा न करो आईना वालों मुझको। इनको एहसास हुआ कि इनकी किताब की पजीराई हो रही है, तो इन्होंने भी हिंदी की किताब में इजाफा जरूर किया। बहुत सी तस्वीर जो उर्दू में नहीं है, सलोर जेल की, पोर्ट ब्लेयर की, बहुत सी मसाजिद की, बहुत से मनाजिर की, सीशोर की, वहाँ के चरिंद परिंद की, उन्होंने इजाफा किया हिंदी में। और उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि उर्दू से अच्छा एडिशन हिंदी का है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसमें सही मानों में कहीं तारीख, कहीं जोग्राफिया, कहीं शहरियत, ये मैंने पिछले इजरा के मौके में भी ये कहा था, तलबा के लिए ये बहुत ही कारामद चीज़ है। और सही मानों में तहरीर का एक ढंग होता है। इन्होंने जिस ढंग से किताब में मंजर कशी की है, वहाँ का माहौल, वहाँ के जंगलात, वहाँ के चरिंद परिंद, वहाँ की तहजीब, वहाँ की ज़बान, वहाँ के लोग, उनका मेल जोल, वहाँ का कारोबार, सही मानों में अपने में एक कारनामा है। कारी लेके बैठता है, वो सोचता है बस अब जान दो, मगर पढ़ते ही चला जाता है। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वाजिद साहब बोल रहे थे कि आदमी देखता है और पढ़ते रहता है, पढ़ते ही चला जाता है, कब 150 सफ़ा हो गए पता ही नहीं चलता। इसके लिए पलाई साहब काबिल मुबारकबाद हैं। दो चीज़ों की तरफ जो ख़ास तौर से मैं कहना चाहता था, प्रोफेसर वाइद अली साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। एक तो काला पानी की सज़ा के ताल्लुक से हमारे उलमाए कराम की कुर्बानियाँ, और उसमें मौलाना फजल खैराबादी हो गए, महमूद हसन देवबंदी हो गए, मौलाना हुसैन मदनी साहब हो गए, मौलाना उज़ैर हो गए, ना जाने कितने ऐसे उलमाए किराम जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि कल की उन्होंने मौत की चक्की खास सब उनको चाट गई, आए वो शक्लें प्यारी प्यारी, किस चाव से कलियाँ थी। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को तय किया। मौलाना फजल खैराबादी के बारे में इन्होंने अच्छा तफसीली मजमून लिखा है कि सरकारी मुलाजमत पर होते हुए उन्होंने जब महसूस किया कि अंग्रेज जुल्म और सितम पर मोर दे इनफ हो गए हैं, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उनके खिलाफ जो कुछ भी उन्होंने किया वो किसी से पोशीदा नहीं, और हुआ ये कि उनको काला पानी की सज़ा हो गई। काला पानी की सज़ा के बाद उसमें पलाई साहब ने भी 4 कैटेगरी बताई है। कुछ वो जो काला पानी की सज़ा के बाद वहीं दफन हो गए, कुछ वो जो वहीं पर रिश्तेदारी करके आबाद हो गए, कुछ वो जो हिंदुस्तान आ गए, और कुछ वो भी जो आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनको ये इजाज़त नहीं दी वो अंडमान निकोबार को छोड़े। इंतहाई
अच्छे ढंग से उन्होंने तमाम मामलात को समोया है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग सरकारी मुलाजमत में दिलचस्पी रखते हैं, मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर है। मुसलमानों की आबादी, उनका तनासिब, उनके मदारिस, उनकी मस्जिदें, और जो सबसे अहम बात प्रोफेसर साहब ने बताई, मैं भी उसी की तरफ इशारा करूँगा कि सही मानों में 140 करोड़ लोगों को वहाँ की तहजीब को देखना चाहिए। आज पूरे मुल्क में फिरका परस्ती का जो नंगा नाच नाचा जा रहा है, मैं और अजय जैसे लोग जब आपस मिलते हैं तो सही में शर्मिंदा होते हैं। एक दूसरे के मन में जो चुभन महसूस होती है ना कि हम अपने दिल की बात बोले कैसे, कि सब क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ के बारे में फलाई साहब ने लिखा कि ना वहाँ तासुब है, ना वहाँ फिरका परस्ती है। वहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के मज़ाहिब के मौक़ों पर मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक रहते हैं। ना वहाँ डकैती है, न चोरी है, न झगड़ा है, न फसाद है। फलाई साहब बोलते हैं कि मैंने इसलिए लिखा है कि लोगों को मालूम पड़े कि अंडोबार निकोबार भारत में ही है। मैं तो मानता हूँ भारत में है ही नहीं। अगर इतना पुरसुकून इलाका अंडोबार निकोबार है तो यकीन जानिए भारत में तो यह मुमकिन ही नहीं है। अभी नौ में क्या हुआ, वो रेलवे में क्या हुआ, ये रोजमर्रा की एक बात हो गई है। अब तो ये हो गया है कि तुमको अपने मजहबी तशक्कुस के साथ बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, सफर करना चाहिए कि नहीं, अपने जबान में बात करना चाहिए कि नहीं। यानी अब ये माहौल हो गया है कि अपने आप को छुपा के निकलो तो ही जिंदा रहो। तो ये अंडोबार निकोबार जिस ढंग से ये बता रहे हैं, अगर सच है तो मैं तो मानते ही नहीं कि वो हिंदुस्तान में, वो भारत में है। और अगर है, सही मानों में पूरे देश के लिए एक सबक की बात है कि जीते हम भी हैं, जीते वो भी हैं। वो क्यों कर इतने अच्छे सुकून से रहते हैं, हम क्यों नहीं रहते? हमारे बीच जो दरार पैदा की गई, जो बंटवारा किया गया, जो हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, वहाँ क्यों नहीं हो पाया? वहाँ भी तो सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ भी कांग्रेस है, वहाँ भी बीजेपी है, वहाँ भी दूसरी सियासी पार्टियाँ हैं, मगर वो क्यों उनके दिलों को नहीं बांट पा रही हैं? ये सही मानों में मैं तो फलाई साहब को बोलूँगा कि एक दफ़ा और शपथ कीजिए आप, और इसकी बारीकी को देख कर लाइए कि वहाँ क्यों नहीं है जो पूरे मुल्क में है। सही मानों में मैं बोलूँगा कि यही किताब का हासिल हो जाएगा। आज पूरे देश को नेशनल इंटीग्रेशन की, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मिलाप से रहने की जो ज़रूरत है, वो एक किताब पेश करती है। इसके लिए मैं फलाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये एहसास तो दिलाया। हिंदुस्तान में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ तमाम लोग अपने मजहबी रसूमात के साथ रहते हुए सुकून से रहते हैं और इस देश की जय जयकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन बड़ा ही खूब नुक्ता निकाला आपने मौलाना शफीक फलाई साहब की किताब से, और जो वक्त की ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है, और जो दर्द दिल है, हर किसी के दिल में ये दर्द मौजूद है, वही दर्द आप बयान कर रहे थे। आइए, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ सदारती खिताब देने के लिए मोहतरम मौलाना मुफ्ती महफूज उमरैन महफूज रहमानी साहब दामद बरकातहुम।
55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।